हेलो बच्चों, मैं कंचन प्रभा। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में आप लोगों को क्लास 8 के लिए, जो बच्चे 9th में जा चुके हैं उनके लिए 8 का विषय वस्तु ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से लेके आई हूँ। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। कल मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया था कि कैसे किस दिन क्या पढ़ाएंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या, चैप्टर 1 हमारी दुनिया, चैप्टर 1 संसाधन। ठीक है बच्चों, तो संसाधन किसे कहते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है, ये दो बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आप क्या देखेंगे, संसाधन किसे कहते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है। ये कुछ लंबा चैप्टर है, इसके प्रकार कुछ ज्यादा हैं और उसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा मैं इसके लिए लंबा टाइम दूंगी, 7 दिनों में इसे पूरा करूंगी। तो आज मैं इसका कुछ भाग लेके आई हूँ आपके सामने, संसाधन क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। संसाधन क्या है, पहले संसाधन क्या है ये पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी दुनिया किताब। ये आप लोगों ने 8 में पढ़ा था। अभी आप लोग 9th के बच्चे हैं, ये 8 में पढ़ चुके हैं। तो इसी से मैं आज पहला चैप्टर लेने वाली हूँ, संसाधन, है ना। संसाधन क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये इकाई 1 संसाधन क्या है। तो संसाधन का मतलब क्या होता है, आप जनरल समझ लीजिए कि मानव के की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वस्तु का जीवन में, हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है, किताब की, कलम की। अभी मैं मोबाइल पे बोल रही हूँ तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरह जिंदगी को जीने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों की, आप जो भी जहां भी नजर जाती है, आपकी जितनी भी चीजें हैं उन सब की जरूरत हमें पड़ती है। तो बस हमें यही समझना है कि संसाधन वह है जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। और वस्तु से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती ही है, लेकिन जीव जंतु से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पदार्थ से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे कि हमें भोजन बनाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, दाल, सब्जी। और पढ़ने के लिए किताबें, कलम और कॉपी, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता हो जाती है पढ़ने के लिए। इसी तरह जिस तरह हम लोगों को कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीव जंतु के द्वारा क्या होता है कि हमें बहुत सारे जानवरों के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि गाय हमें दूध देती है, हम मछली खाते हैं। तो इस तरह से जीव जंतुओं के द्वारा भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जिन चीजों से मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो सारे पदार्थ क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें संसाधन कहलाती है। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग याद रखेंगे कि मानव खुद भी एक संसाधन होता है। क्या होता है, मानव खुद भी एक संसाधन होता है। तो चलिए इसको मैं डिटेल यहाँ से इससे बता रही हूँ आपको। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं, जीव जंतु, पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो मानव भी एक संसाधन है। मानव किस तरह संसाधन है, किसी भी चीजों का निर्माण कौन करता है, मानव खुद करता है, तो वो भी एक संसाधन है। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसे व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाने वाले
कामों के लिए प्रयोग में लाता है ना, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। कोई भी वस्तु जिसकी हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और उसका हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो सारे संसाधन कहलाते हैं। इसे हम अगर एक पंक्ति में इस प्रकार कह सकते हैं कि वो सभी प्राकृतिक वस्तु, मानव निर्मित वस्तु और एवं स्वयं मानव भी एक संसाधन है। कोई भी प्राकृतिक चीजें भी होती है या मानवों के द्वारा बनाई चीजें या खुद मानव, ये सब क्या है, संसाधन है। तो प्राकृतिक वस्तु कैसे क्या हो सकती है, जैसे कि हवा, जल, पानी, आकाश, सूरज की रोशनी, ऊर्जा, ये सारी चीजें, ये सब प्राकृतिक वस्तु भी एक तरह से संसाधन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी हम लोगों के जीवन में, मानव के जीवन में इसकी क्या उपयोग कैसे हो सकता है हम लोगों को। तो जैसे सूरज की रोशनी मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है ना, और हवा के बिना तो मानव जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक चीजें भी मानव के लिए, मानव की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए ये सब की जरूरत भी पड़ती है। तो इस तरह से ये भी संसाधन होता है। और इसके अलावा जैसे कि हम पानी का उपयोग करते हैं, पानी हमारे लिए भोजन बनाने, हर चीज में काम आता है, पीने को काम आता है, स्नान करने को, कपड़ा धोने को, हर चीज में काम आता है। तो इस तरह से मानव का उसमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए पानी भी आवश्यक है। तो इस तरह प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं क्या हुई, कुछ भी, जैसे कि ये कलम है, ये जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, ये बोर्ड, इसके अलावा किताब, ये सब कौन बनाया है, मानव के द्वारा बनाई गई है। तो ये सब चीजें भी क्या है, संसाधन है। इसके अलावा मानव खुद भी संसाधन है। मानव खुद क्यों संसाधन है, क्योंकि मानव खुद ही इस सब का निर्माण करता है। तो यह सब एक संसाधन है। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि जैसे भूमि, बालू, सीमेंट, सूर्य की रोशनी, हवा, लकड़ी, दरवाजे, कलम, किताब, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि सब क्या है, सब संसाधन है। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग संसाधन समझ गए होंगे। आपको जो भी चीज दिख रही है वो सारी संसाधन है, बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन की उपयोगिता। उपयोगिता यानी उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, संसाधन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसकी उपयोगिता क्या है। तो संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का निर्माण हो सकता है। जैसे कि ईंट, बालू, सीमेंट की उपयोगिता यह है कि उससे मकान बनते हैं। अब ऐसे तो ईंट पड़ी हुई है, बालू पड़ी हुई है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन अगर हम उससे मकान बनाते हैं तो क्या होता है, मकान का निर्माण होता है, तो उसमें हम लोग रहते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोग होता है। तो ये इसकी महत्ता है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज को हाथ उठा के देख लीजिए कि ये कलम है, तो इस कलम की क्या उपयोगिता है। अगर ये कलम ना होता तो क्या होता कि हम लोग लिख नहीं पाते। तो हर एक संसाधन की अपनी एक उपयोगिता है कि उसकी खासियत है कि उसकी क्या विशेषता है कि इसका क्या कार्य हो सकता है हमारे जीवन में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे जल, हवा, सूर्य की रोशनी इत्यादि से मानव अपने जीवन में प्रयोग करके सुदृढ़ ढंग से जीता है ना। जल नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेंगे, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा जब हमें नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मानव धरती पर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हमारे लिए जल, हवा, सूर्य की रोशनी उपयोगी है। तो ये एक तरह से संसाधन की उपयोगिता है, इन संसाधनों की भी उपयोगिता है। तो इसी तरह जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भी संसाधन है, तो मानव की उपयोगिता यह है कि मानव वस्तुओं का निर्माण करता है। अगर मानव नहीं रहेंगे तो वस्तुओं का निर्माण नहीं हो सकेगा। वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा कि बहुत सारी चीजों में कठिनाइयां आ सकती है। तो इस तरह से
मानव खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि यह वस्तुओं को बनाता है, उसका निर्माण करता है। अब भवन बनाना है तो क्या है, खुद तो नहीं बन जाएगा बालू सीमेंट से, वो मानव के द्वारा बनता है। तो वो मानव वहां पर क्या हो जाता है, उसकी उपयोगिता हो जाती है, तो संसाधन की उपयोगिता हो जाती है। तो इस तरह से मानव भी संसाधन है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है, संसाधनों को जब मानवीय निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है तब उसकी उपयोगिता और मूल्य बढ़ जाता है ना। इस लाइन को हम इस तरह देख सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, मरुस्थल में पड़े बालू को जब निर्माण में लगा दिया जाता है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। ऐसे तो मरुस्थल में हम लोग जानते हैं ना कि राजस्थान में कितने सारे बालू हैं, मरुस्थल और भी जगह पे है मरुस्थल, तो वहां पे बालू ही बालू है। लेकिन वहां पे जब बालू पड़े हुए हैं तो उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है। लेकिन जब वो बालू निर्माण के लिए दूसरे राज्य में भेजा जाता है और उसकी खरीद फरोख्त होती है और उससे मकान का निर्माण होता है, तब उसकी महत्ता बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका मूल्य लगाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बालू, सीमेंट इत्यादि की उपयोगिता को समझ सकते हैं। तो हम इसी तरह सभी संसाधनों की उपयोगिता को समझ सकते हैं। अब जैसे कि अनाज है, तो अनाज की उपयोगिता किस तरह है, अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो क्या मानव जीवित रह सकता है, नहीं ना। तो वहां पे वो चावल दाल की भी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इस तरह से संसाधन की बहुत ही महत्व है, महत्ता है इसकी उपयोगिता बहुत खास है। तो संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं, कि कोई भी संसाधन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। जैसे कि कहीं भी कोई भी संसाधन अगर ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि हम यहाँ पे बालू के बारे में बताया कि मरुस्थल में पड़े बालू बिल्कुल काम के लायक नहीं है, लेकिन वो जब निर्माण के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, तो जैसे कि राजस्थान में बालुओं की कमी नहीं है, तो बालू वहां से दूसरे राज्य को भेजा जाता है, तो क्या होता है कि वहां की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इसी तरह किसी भी देश में कोई चीज अगर ज्यादा मात्रा में है और वो दूसरे देशों को भेजता है, तो वहां आर्थिक स्थिति वहां की सुदृढ़ हो जाती है, और वहां दूसरे देश जब उसको खरीदते हैं तो उसका मूल्य जिस देश से खरीदते हैं वहां जाता है, तो वहां इसका बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। उन आर्थिक स्थिति वहां की क्या है, सुदृढ़ हो जाती है, और उन मूल्यों के आधार पे जिस जगह से खरीदा जाता है वहां भी अच्छे चीजों का निर्माण किया जा सकता है और वहां विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र का विकास का आधार का काम करते हैं क्या, संसाधन। तो अगला देखते हैं, जैसे कि एक और इसका उदाहरण हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि जैसे किसी खास राज्य में चावल उपजता है या किसी खास राज्य में गेहूं उपजता है, तो वहां से दूसरे राज्य के लोग उसको खरीदते हैं। तो क्या होता है कि उस राज्य में उसको खरीदने के कारण वहां उसका मूल्य जाता है, और उस मूल्य से वहां की राज्य सरकार दूसरी चीजें खरीद लेती है, और इस तरह वहां विकास हो सकता है। ये विकास का आधार का काम कर सकते हैं। तो इस तरह पांचवा है कि मानव को जीवित रहने में हवा, जल, ऊर्जा, वन इत्यादि की उपयोगिता होती है। जैसा कि मैंने ये पहले भी बताया है कि मानव को जीवित रहने के लिए क्या है, हवा के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते, जल के बिना भी नहीं रह सकते, और सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी तब भी नहीं। वन भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, वनों के कारण ही वर्षा हो पाती है। तो इस तरह से हम लोग मानव के जीवन में इन सब चीजों की भी बहुत ही उपयोगिता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए आज कि संसाधन क्या है और संसाधन की उपयोगिता क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में कल मिलते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे संसाधन
कितने प्रकार के होते हैं। तो कल तक के लिए बाय बाय।